Assalamu alaikum to all those who are watching me and listening me. This is सैयद मोहम्मद सिप्तान और मैं आपको रिव्यू पोर्टल की प्रेस रिव्यू सीरीज में वेलकम कहता हूं। आप प्रेस रिव्यू नंबर 9 देख रहे हैं, जिसमें हम 16 जुलाई 2023 से लेकर 23 जुलाई 2023 तक की तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रेस रिव्यू को। सबसे पहली न्यूज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है। जी हां, लास्ट वीक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान ना ही एक अच्छा हमसाया है और ना ही एक अच्छा दोस्त। इस स्टेटमेंट का अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो रिसेंट सिनारियो में हम देखते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती आई है पास्ट में भी और अब भी पाकिस्तान में इंसर्जेंसी को हवा दे रही है, उसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं। और पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को यही कह रहा है कि अफगानिस्तान में टीटीपी की सेफ हेवन्स मौजूद हैं और अफगानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है अफगान तालिबान की, वो इस सारे सिनारियों में पाकिस्तान की हेल्प करे ताकि जो अफगानिस्तान में उनके मखसूस ठिकाने हैं उनको ख़त्म किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो फाटा रीजन है केपी के और ओवरऑल पाकिस्तान जो है यहाँ पर अमन आ सके। और मैं आपको बताता चलूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पारा चिनार वाली जो पाकिस्तान की स्ट्रिप है अफगानिस्तान के साथ, वहां पर दाइश के मौजूदगी का जो खदशा है उसका भी इजहार किया जा रहा है गुज़िश्ता एक महीने से। और इस सारे सिनारियों में जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें तो ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के और अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो गुज़िश्ता कई अरसे से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जब सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान मिलकर ये जंग लड़ रहे थे तो तालिबान की मदद हो रही थी, और उसके बाद भी अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान ने अपना एक अहम किरदार अदा किया। और अफगानिस्तान में जो क्राइसिस जारी है उससे निमटने के लिए तमाम आलमी ताकतों का जो फोकस है वो अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान ने ही किया है। तो इस सारे सिनारियों में आपस में जो ऐसी हार्श स्टेटमेंट्स हैं इसको देने की बजाय दोनों ममालिक को बैठना चाहिए, दोनों ममालिक की हुकूमतों को बैठना चाहिए, दोनों ममालिक की मिलिट्री जो हाई कमांड है उसको बैठना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन ये है कि एक जॉइंट मिलिट्री फोर्स या एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाए जो इस पूरे रीजन से और पूरे जो ये खिता है अफगान बेल्ट, यहाँ से जो इंसर्जेंट्स हैं जो पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनका खात्मा किया जाए। म्यूचुअली अगर इस सारे सिनारियों को लेकर चला जाए तो ये बेहतरीन तरीका है इस सारे मामले को हल करने का। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के विजिट ऑफ ईरान से रिलेटेड है। जी हां, लास्ट वीक यानी 15 जुलाई को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात ईरान की मिलिट्री हाई कमांड से हुई। इस दौरे का मकसद पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर जो टेंशन्स हैं उनको रिजॉल्व करने का जो तरीका है उस पर बातचीत करना थी। अगर मैं आपको इस पूरे सिनारियो में डिटेल से बताऊं तो ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पे जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं और इंडियन रॉ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी अरसे से जारी हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान की यानी स्टेट के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए सेफ हेवन्स मौजूद हैं, जहां पर ट्रेनिंग कैंप्स तक मौजूद हैं ईरान के बॉर्डर से उस पार। तो पाकिस्तान कई दफ़ा ईरान को इस चीज़ पे आगाह करता रहा है कि ईरान में जो मौजूद BLA और बलोच लिबरेशन फ्रंट और इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके जो वो हैं कैंप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में ईरान पाकिस्तान का साथ दे। तो अगर हम पास्ट में जाएं तो हम देखते हैं कि हुसैन मुबारक पटेल जो पकड़ा गया और बाद में पता चला कि वो एक भारतीय स्पाई है, कुलभूषण यादव,
तो वो भी ईरान से ही पाकिस्तान ट्रेवल करता था। तो जनरल आसिम मुनीर का जो ये दौरा था, ये विजिट था ईरान का, इसमें इस चीज को हाईलाइट करके डिस्कस किया गया और ये एक मेजर टॉपिक था इस दौरे का। और उसके बाद दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर ने डिफेंस और सिक्योरिटी के मामलात में कोऑपरेशन को बढ़ाने पर जो है इत्तेफाक किया ईरानियन हाई कमांड के साथ, और फ्यूचर में पाकिस्तान और ईरान ट्रेनिंग के लिए भी कोऑपरेट करेंगे। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो मैं आपको बताता चलूं कि ईरान से उनकी जो नेशनल गार्ड्स हैं, उनकी जो यानी आर्मी है, वो पाकिस्तान अपने ऑफिसर्स को और अपने जवानों को भेजती रहती है ट्रेनिंग के लिए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जनरल कासिम सुलेमानी की है, जिन्होंने पाकिस्तान में चिराट के मकाम पर एसएसजी सेंटर में ट्रेनिंग भी की हुई थी। तो इस सिनारियो में पाकिस्तान और ईरान कोऑपरेशन भी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो इराक से है। जी हाँ, इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ स्वीडिश एम्बेसी पर मुजाहिरीन ने हमला कर दिया, और इस पूरे हमले का जो मकसद था वो ये था कि मुजाहिरीन इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे जो स्वीडन में वाक़या हुआ ईद उल अजहा के पहले दिन। जी हाँ, एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने जो है कुरान पाक को नजर आतिश कर दिया और उसकी बेहुरमती की। इस सिलसिले में ये प्रोटेस्ट हो रहा था, और इराकी मीडिया के मुताबिक जो स्वीडिश एम्बेसी का अमला है, जो स्टाफ है, वो पूरे सिनारियो के दौरान, पूरे इस अटैक के दौरान महफूज रहा। देखें, अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो स्वीडन में मुसलसल हम देख रहे हैं कि इस्लाम दुश्मन अनासिर जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि ब्लास्फेमी है और कुरान पाक की बेहुरमती है। तो अगर हम देखें तो रिसेंटली हम देखते हैं कि वेस्ट जो है वो बहुत बड़ा प्रोपोनेंट बनता है वैल्यूज़ का, और दुनिया को कहता है कि तुम लोग जो है वो ह्यूमन राइट्स को पकड़ लो और फलानी अच्छी चीज़ों को पकड़ लो। तो जैसे हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान का कल्चर ये है कि वहाँ की खवातीन जो है वो मखलूत निज़ाम तालीम को सिरे से पसंद ही नहीं करती, जो मेजॉरिटी खवातीन है, और ये वहाँ का कल्चर है। पश्तून जितने भी इलाके हैं अफगान, यहाँ पर इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन वेस्ट मुसलसल इस पर जोर दे रहा है कि जल्द अज जल्द जो है खवातीन की तालीम जो है उसको स्टार्ट किया जाए। लेकिन अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हम जो हैं हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इस चीज़ को स्टार्ट कर देंगे, ये हमारा इंटरनल मामला है। तो इस सिनारियो में मैं असल में बताना ये चाहता हूं कि वेस्ट को ये लगता है कि वो जो चीज़ इन्फोर्स करवाना चाहता है वो सही है, और जो वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट है वो गलत है। ये कोई एक वो नहीं है, हर रीजन का, हर कंट्री का और हर रिलीजियस पॉपुलेशन का एक अपना नजरिया होता है। और अगर हम कुरान की बात करें तो इस टाइम दुनिया में दूसरा बड़ा रिलीजन जो है वो इस्लाम है, और अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान हमेशा दूसरे मज़ाहिब की जो चीज़ें हैं, मुकद्दसात हैं, उनकी हमेशा हिफाजत करते हैं, बल्कि उनकी तकरीम करते हैं। मैं आपको बताऊं अगर मुसलमानों का, तो हमें भी कुरान में इस चीज़ की तालीम दी गई है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की तालीम दी है कि हम अपनी किताब के साथ साथ तमाम दूसरी जो आसमानी किताबें हैं उनकी भी तकरीम करें, और दूसरी तरफ तमाम जो अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए उनका भी एहतराम करें। तो इस तरह इस्लाम मुकम्मल होता है। तो इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। वेस्ट अपनी जो हरकतें हैं उनको समझे और उनको मैनूवर करे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम। एक्सट्रीमिज्म को बड़ा हाईलाइट किया जाता है, दहशतगर्दी को बड़ा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन अगर एक बदबख्त इंसान, एक बदबख्त आदमी स्वीडन में कुरान की बेहरमती करता है तो एक जो टीनेजर मुसलमान है या कोई भी मुसलमान है तो उसके सेंटिमेंट्स को बहुत धचका लगता है। और ह्यूमैनिटी का सबसे बेहतरीन जो लॉ है वो यही है कि कोई भी इंसान ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे किसी अनजाने इंसान के सेंटिमेंट्स को नुकसान हो। ये चीज़ वेस्ट को सीखनी पड़ेगी। और अगर फ्यूचर में, जैसे अभी हम देखते हैं कि वेस्ट प्रेशर करता है मुस्लिम कंट्रीज पे कि ये चीज़ आप अडॉप्ट कर लो, ये चीज़ अडॉप्ट कर लो, तो क्या फ्यूचर में अगर वेस्ट हमें कहेगा कि हम LGBT को अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या हम कर लेंगे? नहीं। वेस्ट को ये बात समझनी होगी कि उन्हें बहुत सी चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव करना है। उनका फैमिली सिस्टम बर्बाद हो चुका है। मॉरली वेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और अगर दूसरी तरफ एक्सट्रीमिज्म जो है उससे दुनिया ने छुटकारा पाया तो वेस्ट ने ये बेहुदा हरकतें शुरू कर दी हैं। स्वीडन को इस चीज़ पे लेजिस्लेशन करनी चाहिए और स्वीडिश गवर्नमेंट को एक
प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए इस पूरे जो ये हरकतें हो रही हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हरकतें हैं। और दूसरी तरफ अगर मुसलमानों की बात करें तो मैं यही कहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो ओआईसी है। तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज को भी स्वीडन को आड़े हाथों लेना चाहिए और अगर मुमकिन हो इतनी उम्मत अभी खैर यूनाइटेड नहीं है, लेकिन स्वीडन का बाइकॉट किया जाए और फोर्स किया जाए उनकी गवर्नमेंट को कि वो ऐसा लॉ बनाए कि आइंदा ऐसी कोई भी हरकत ना हो सके और किसी के अंदर हिम्मत भी ना हो कि वो किसी भी इस्लामी चीज को, इस्लामी मुकद्दसात को या किसी भी शख्सियत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी भी नबी की जो है वो गुस्ताखी करे। तकरीम जो है नबियों की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आसमानी किताबों की, वो हर इंसान पर फर्ज है और वो चाहे यहूदी हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनको भी यही तालीम दी गई है कि तमाम मज़ाहिब की जो है वो मज़ाहिब की जो मुकद्दसात हैं उनका एहतराम किया जाए और यही लॉ इन्फोर्स करना चाहिए स्वीडिश गवर्नमेंट को भी और पूरी दुनिया को स्वीडन पर प्रेशर डालना होगा इस तनासुब में। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है। जी हाँ, कुछ ही अर्सा पहले रशिया, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया था जिसे ब्लैक सी ग्रेन डील का नाम भी दिया गया था। इसका मकसद ये था कि यूक्रेन से जो ग्रेन की सप्लाई है उसको अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीसफुली तरीके से होने दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले रशिया ने अपने आप को इससे विड्रॉ कर लिया और रशिया का मौकफ ये था कि कोई भी ऐसा शिप जो मखसूस तौर पर यूक्रेन के लिए बाउंडेड होगा, अगर वो आ रहा होगा या जा रहा होगा थ्रू ब्लैक सी, तो उस शिप को हॉस्टाइल कंसीडर किया जाएगा और फ्यूचर में रशिया को कोई भी ब्लेम ना करे कि रशिया ने रिटेलिएट करके या हमला करके ज्यादती की है। तो इस सारे सिनारियों में जो ग्रेन उनकी प्राइसेस हैं उन पर एक गहरा असर पड़ा है, क्योंकि यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की जो इकोनॉमी का मेन सोर्स है वो ग्रेन की ट्रेड है, यानी यूक्रेन जो अजनास है उनको बेचता है और इससे जो गंदम की कीमत है पूरी दुनिया में वो 9% बढ़ गई। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो वैसे ही आटा और चीनी, दालें वगैरह आवाम की पहुंच से दूर जाती जा रही हैं और अगर इस सिनारियो में इंटरनेशनल लेवल पे ये डेवलपमेंट होती है तो इसका नुकसान दुनिया के तमाम ममालिक में बसने वाले जो लोग हैं उनको डायरेक्टली होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान से ही है। जी हाँ, पाकिस्तान में जो चीनी है यानी वाइट शुगर, इसकी प्राइस तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, 160 पर केजी के हिसाब से जो चीनी है इसको बेचा जा रहा है और एक ये बेसिक चीज़ है किचन की जो पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, यानी मीठे में इस्तेमाल हर जगह इसको किया जाता है, चाय में, स्वीट्स में। तो इस पूरी जो महंगाई की लहर आई हुई इसके दौरान चीनी को 160 रुपए तक लेकर जाया जा चुका है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये जब अपोजिशन में थी, पीटीआई की अपोजिशन में, तो इनका ये होता था नारा चीनी चोर, फलाना चोर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप सब इन चीज़ों से वाकिफ हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है सारे चुप साध के बैठे हुए हैं और पूरी जो अवाम है उसका जीना हराम किया हुआ है। कोई भी फील्ड है, बेशक वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, बेशक वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, तो अवाम का जीना जो है वो दो भर हो चुका है। और उस दौरान पेट्रोल, डीजल और ये चीनी हर चीज़ अवाम की पहुंच से निकलती जा रही है। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही अरसे बाद जो है वो एक केयर टेकिंग सेटअप आ जाएगा और गवर्नमेंट काम करके अपने चलती बनेगी। लेकिन देखना ये है कि इस सारी जो सियासी जंग है और सारी मुफादात की जो जंग ये गवर्नमेंट लड़ती रही है, इससे एक आम आदमी को क्या फायदा हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये न्यूज स्पेसिफाइड है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्लाइमेट चेंज इनवॉय जॉन कैरी चाइना की तरफ रवाना हुए और इस विजिट के दौरान उनकी मुलाकात
चाइनीज हम मनसब शी शेनह्यू से हुई। और इस मुलाकात के दौरान जॉन कैरी का ये कहना था कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो ग्लोबल कार्बन एमिशन में 40% ये दोनों ममालिक जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए चाइना और अमेरिका को मिलकर इससे निपटना होगा और चाइना को भी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेनी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट, शी जिनपिंग का कहना है इससे रिलेटेड कि चाइना 2030 तक विलिंग है कार्बन एमिशंस को खत्म करने में, यानी लेवल 0 पे लाने के लिए चाइना का ये टारगेट है। लेकिन शी जिनपिंग का ये भी कहना था कि इस पूरे टारगेट को अचीव करने के लिए चाइना इज नॉट गोइंग टू टेक एनी डिक्टेशन फ्रॉम वेस्ट। हम अपने तरीके से इसको लिमिटाइज्ड करेंगे और देखते हैं कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये क्लाइमेट कोऑपरेशन किस तरह आगे बढ़ता है या फिर ये रास्ते में ही रुक जाता है। स्पोर्ट्स के मैदान में अगर हम आए तो सबसे पहली न्यूज जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो विंबलडन फाइनल से रिलेटेड है। जी हाँ, लास्ट वीक 16 जुलाई 2023 को नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज के दरमियान जो है विंबलडन का फाइनल खेला गया और कार्लोस अल्कराज आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को ये फाइनल हराने में कामयाब हो गए और एक नई तारीख रकम कर दी। इस फाइनल के बाद नोवाक जोकोविच जो आलमी नंबर 1 हैं और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का जो एजाज है तारीख में वो भी उन्हीं के नाम है, तो उन्होंने कहा कि कार्लोस अल्कराज जो हैं ये सबसे मुश्किल ओपोनेंट साबित हुए उनके कैरियर के, और इसके बाद उन्होंने कार्लोस अल्कराज को मुबारकबाद भी दी। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट से है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह ये इस दफा भी समर ट्रांसफर मार्केट जो है वो चल रही है सीजन के स्टार्ट होने से पहले, और जो सबसे ताज़ा खबर है वो ये है कि किलियन एम्बापे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेक्स्ट ईयर 2024 में एक्सपायर हो जाएगा और पीएसजी पूरी कोशिश कर रही थी कि किलियन एम्बापे अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करें पीएसजी के साथ, लेकिन किलियन एम्बापे इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने के मूड में नहीं है और पीएसजी ने किलियन एम्बापे को जापान के टूर से बाहर कर दिया है और पीएसजी के मुताबिक किलियन एम्बापे जो हैं वो फॉर सेल हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो किलियन एम्बापे के ये एम्बिशंस हैं जो न्यूज़ और मीडिया में गर्दिश कर रही हैं कि 2024 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा पीएसजी के साथ, देन ही विल बी कंफर्टेबल टू जॉइन रियल मैड्रिड। लेकिन अब पीएसजी ने किलियन एम्बापे को मार्केट में अवेलेबल कर दिया है बिडिंग के लिए। अब देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट क्लब वो ज्वाइन करने में कामयाब होते हैं। इस दौरान अगर हम फ्लोरेंटिनो पेरेज की बात करें जो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट हैं, तो वो खासे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं किलियन एम्बापे की ज्वाइनिंग से रिलेटेड। और दूसरी तरफ सऊदी साइड अल नसर और अल हिलाल ने बड़ी बड़ी पेशकश जो है वो किलियन एम्बापे की ट्रांसफर के लिए कर दी हैं और उनका ये कहना है कि विल लेट किलियन एम्बापे टू जॉइन रियल मैड्रिड इन 2024। अब देखते हैं कि किलियन एम्बापे और उनकी फैमिली क्या डिसीजन लेती है। इसके साथ ही हमारा आज का प्रेस रिव्यू कंप्लीट होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रेस रिव्यू को देखने के बाद और सुनने के बाद आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा करंट अफेयर से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेस रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और स्पेशली अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।